नमस्कार, मनी नाइन के खास बुलेटिन मनी टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। खास इसलिए क्योंकि यहां पर हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले खबर की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करेंगे। मर्जर से पहले एचडीएफसी बैंक ने दिया है ग्राहकों को तोहफा, ब्याज बचत खातों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जरिए। जी हाँ, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर मिलने वाली ब्याज दरों में संशोधन किया है। 6 अप्रैल 2022 से लागू हुई नई दरों के मुताबिक 50 लाख से कम जमा वाले बचत खातों पर अब 3% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। वहीं 50 लाख से ज़्यादा जमा वाले बचत खाते पर 3.5% ब्याज मिलेगा। ये ब्याज दर घरेलू, एनआरओ और एनआरआई जमा योजनाओं पर लागू होंगी। बचत खातों पर ब्याज की गणना खाते में जमा दैनिक बैलेंस पर की जाती है और इसका भुगतान प्रत्येक तिमाही पर किया जाता है। एचडीएफसी बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली ऐसी एफडी की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की है जो 1 से 2 साल में मैच्योर होंगी। 6 अप्रैल से लागू एफडी ब्याज दरों के मुताबिक बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक वाली एफडी पर 2.5% से लेकर 5.6% तक का ब्याज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। आईसीआईसीआई बैंक ने विभिन्न अवधि वाले सावधि जमा पर ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए से कम राशि वाले एफडी पर ब्याज दरों को संशोधित किया है। ब्याज दर में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती 1 साल से ज़्यादा वाली एफडी के लिए की गई है। आईसीआईसीआई बैंक अब 1 साल से लेकर 379 दिन और 390 दिन से लेकर 15 महीने से कम वाली एफडी पर 4.15% ब्याज देगा। इससे पहले ब्याज की दर 4.20% थी। 15 महीने से ज़्यादा लेकिन 18 महीने से कम वाली एफडी पर अब 4.20% ब्याज मिलेगा। पहले ब्याज की दर 4.25% थी। आगे बढ़ते हैं और आईडीएफसी की बात करते हैं। आईडीएफसी ने किया है डिविडेंड का ऐलान और आइए जानते हैं इससे निवेशकों को कितना फायदा होगा। आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के शेयर धारकों को प्रति शेयर 1 रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि इस डिविडेंड का भुगतान उन सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाएगा जिनके नाम 20 अप्रैल 2022 तक कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर्स के रूप में दर्ज होंगे। सभी पात्र शेयरधारकों को डिविडेंड का भुगतान 1 मई 2022 या फिर इसके बाद किया जाएगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं महंगाई की। पेट्रोल से ज़्यादा बढ़ी है सीएनजी की कीमत। लगातार दूसरे दिन हुआ है इजाफा। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सीएनजी की कीमतों में उछाल आया है। सीएनजी के दाम में 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही मार्च से अब तक दाम कुल 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गए हैं। वहीं पेट्रोल की बात करें तो 22 मार्च के बाद से अब तक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की कीमत 66 रुपये 61 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़कर 66 रुपये 11 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने इससे पहले बुधवार को भी सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की थी। अगली खबर का रुख करते हैं। आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लिए जारी की है गाइडलाइन और इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों के लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना से जुड़ी गाइडलाइन जारी की। बजट 2022 के भाषण में वित्त मंत्री ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट एक विशेष फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट होगी जहां डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। गाइडलाइंस के मुताबिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को टियर 1 से लेकर टियर 6 शहरों में आरबीआई से बिना अनुमति लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को बैंक आउटलेट्स माना जाएगा। बैंक इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को चलाने के लिए इनसोर्स्ड या आउटसोर्स मॉडल को अपनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 575 अंक टूटकर 59,034 पर बंद हुआ। इन 3 दिनों में गिरावट में निवेशकों की संपत्ति 1.15 लाख करोड़ रुपए घटी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 168 अंक की गिरावट के साथ 17,639 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में टाइटन, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और पावर ग्रिड सबसे ज़्यादा नुकसान में रहे। वहीं एक्सिस बैंक, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम और डॉक्टर रेड्डीज हरे निशान में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का संघाई कंपोजिट और जापान का निकेई नुकसान में रहे हैं। अब निवेशकों को आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक का इंतजार है जो कि 8 तारीख को आने वाली है। अगली खबर का रुख करते हैं। वाहनों के फिटनेस परीक्षण को लेकर के सरकार ने जारी किया है आज नया आदेश। जानते हैं इसमें क्या कुछ खास है।
सरकार ने ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशनों यानी एटीएस के जरिए वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि 1 अप्रैल 2023 से एटीएस के जरिए भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा। वहीं मध्यम आकार के माल ढुलाई वाहनों या मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के लिए ये नियम 1 जून 2024 से प्रभावी किया जाएगा। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशनों से वाहन की फिटनेस जांच की जाती है। इन स्टेशनों में कई प्रकार के जरूरी परीक्षणों के लिए स्वचालित तरीके से यांत्रिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मारुति के ग्राहकों की। यहाँ पर मारुति के ग्राहकों के लिए 2 खबरें हैं। पहले जानते हैं कि अच्छी खबर क्या है। मारुति सुजुकी ने एमपीवी मॉडल अर्टिगा के नए संस्करण के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इसे अगले हफ्ते बाजार में उतारा जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन अर्टिगा स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से युक्त है और इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। 11,000 रुपये का भुगतान करके गाड़ी की बुकिंग की जा सकेगी। अर्टिगा की अभी तक 7.5 लाख से अधिक इकाई बिक चुकी है। ये मॉडल सीएनजी विकल्प के साथ भी उपलब्ध है। अब दूसरी खबर थोड़ी सी चिंताजनक है। जी हाँ, मारुति सुजुकी ने इको वैन की 19,731 इकाइयों को बाजार से वापस मंगाया है। 19 जुलाई 2021 और 5 अक्टूबर 2021 के बीच बनी इको की कुछ गाड़ियों में व्हील रिम के आकार को गलत तरीके से चिन्हित किया गया था। इसी गलती को सुधारने के लिए वाहनों को वापस लिया जा रहा है। मारुति के ग्राहक कंपनी की वेबसाइट पर अपने वाहन का चेसिस नंबर भरकर जांच सकते हैं कि क्या उनके वाहन को इस संबंध में किसी सुधार की जरूरत है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौतों से छात्रों को क्या फायदा होगा, कैसे होगा, आइए जानते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौतों से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि होगी, जिससे छात्रों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ मौजूदा और भविष्य के संबंधों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए व्यापार और अर्थव्यवस्था का विस्तार होने के साथ ही छात्रों के लिए अवसरों का भी स्वाभाविक रूप से विस्तार होता है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के 1 लाख से अधिक छात्र हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपने देश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को भी काम करने का अवसर देने की मांग पर विचार कर रहा है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ अपडेट की। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने आईपीओ ऑफर के वैल्यूएशन के लक्ष्य को करीब 1/3 बढ़ा दिया है। फ्लिपकार्ट अब 60 से 70 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर आईपीओ से पैसा जुटाने की तैयारी कर रही है। पहले उसने 50 अरब डॉलर के वैल्यूएशन के साथ आईपीओ लाने का लक्ष्य रखा था। फ्लिपकार्ट का आईपीओ 2023 में आने की संभावना है। एक और आईपीओ की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज कंपनी उमा एक्सपोर्ट का शेयर करीब 18% प्रीमियम पर आज शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। एनएसई पर स्टॉक 11.76% बढ़कर 76 रुपये पर लिस्ट हुआ। उमा एक्सपोर्ट्स पब्लिक इशू के जरिए करीब 60 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रही है। तो फिलहाल मनी टाइम को यहीं समेटते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मनी टाइम को, क्योंकि आसान भाषा में आपकी जेब की बात हमसे बेहतर कौन बताता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।